हुसैन भाई, दुनिया के किसी भी ममालिक के अंदर जो है ना, करेंसी को एज ए इन्वेस्टमेंट टूल नहीं लिया जाता, क्योंकि जो फ्लक्चुएशन होती है उसमें बड़ी लिमिटेड होती है सालों के अंदर। यानी कि अब मैं आपको मुशर्रफ का एरा याद दिलाऊं तो वो 60-62 का जो जिसने लिया हुआ होगा, उसके तो पैसे ही बर्बाद हो गए ना, कि वो खड़ा ही वो अपने पैसे डाल के 60 रुपए के ऊपर वो हिल ही नहीं रहा। दुनिया के अंदर भी करेंसीज के अंदर ऐसे ही मामला होते हैं, वो बड़ी होती हैं। लेकिन जैसे ही वक्त चेंज हुआ, मुशर्रफ के बजाय जरदारी का एरा आया, मतलब फिर नवाज शरीफ का एरा आया, तो हमारी जैसी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती है ना, उसके अंदर ये जो करेंसी है ये वाकई एक इन्वेस्टमेंट टूल बन जाती है, जबकि दुनिया में नहीं होती। क्योंकि जिस किस्म की फ्लक्चुएशन पाकिस्तान के अंदर, ये दुनिया के कई भी ऐसे ममालिक जहाँ पर डिस्टेबिलिटी होती है, वहाँ पर जो है इस तरह की करेंसी इसी तरीके से मूव ऑन कर रही होती हैं। ठीक है ना। तो वो जो शॉर्ट सेलर होते हैं वो करेंसी बर्बाद भी कर रहे होते हैं, और वो वहाँ पे उसकी कदर खोरी होती है, डॉलर ऊपर जा रहा होता है। तो उन ममालिक के अंदर जो है ना, एज ए इन्वेस्टमेंट टूल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, और पंटर मूवर्स वगैरह इसका बेनिफिट उठाते हैं, और उठाते हुए आपने अपने हिसाब से देखा, असद उमर जब आया तो उस वक्त कहाँ पे डॉलर था, फिर उसके बाद कहाँ पर हो गया। इसी तरह मिफ्ता इस्माइल आया, तो नवाज शरीफ आप देखेंगे वो क्या कह रहे हैं कि भाई, नवाज शरीफ ने स्टेट मैंने मिफ्ता इस्माइल को 26 रुपये डॉलर बढ़ाने की इजाज़त दी थी, उसने 52 बढ़ा दिया, और उस बेवकूफ़ को समझ नहीं है कि 26 और 52 में कितना फ़र्क होता है। अब मेरा पॉइंट बार बार यही होता है कि जो आसपास बैठे हुए जो पाकिस्तान के बड़े बिग गन्स जो हैं, जो नवाज शरीफ के आसपास बैठी होती हैं, वो अरबपति होते हैं सारे के सारे, जब उनके मुंह से पता लग रहा है, उनको सामने के मिफ्ता को गो हेड दिया जा रहा है 20-25 रुपये उठाने का, तो दुनिया ने भी उठाया हो या ना उठाया हो, उन्होंने अपने डीलरों को जो उनकी फिंगर टिप पे होते हैं, उनको कॉल करके कितना मिलियन डॉलर उठा लिया होगा कि भाई अब तो हमारे सामने इतना तो जाना ही जा रहा है। तो इन ममालिक के अंदर जो है ना, एज अ इन्वेस्टमेंट तो नहीं कह सकते इसको, नहीं कि ट्रेडिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, कि भाई उससे मुल्क को तो बड़ा नुकसान होता है, सारी बात है, 2 रुपये 3 रुपये भी बढ़ जाए तो हम तो अरबों रुपये कर्जे के नीचे चले जाते हैं। लेकिन जो इसके मूवर हैं, वो उससे बहुत बड़ा बड़ा बेनिफिट उठा रहे होते हैं, इन इन ममालिक के अंदर, जिन ममालिक के अंदर ये आपके पास जो है बदमनी हो, और जिन ममालिक के अंदर इस किस्म के मामला हों, सस्टेनेबिलिटी ना हो, तो वहाँ पर जो है ना इस किस्म की चीज़ों को उठाया जाता है। तो जो भी लोग पाकिस्तान के अंदर आज भी बैठे हुए हैं, अगर उनको बता दिया जाए कि 200 रुपये पे डॉलर मिल रहा है, तो लोग लेके बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको दिखाई देता है कि आने वाले वक्तों में चीज़ें ख़राब होंगी, या चीज़ें साइड पे जाती हुई दिखती हैं कि ये 250 तो हो ही जाएगा ना मिनिमम, जो हमें भी आंखों से दिखाई देता है। तो उस हिसाब से वो देखते हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। वरना करेंसी के अंदर, जो डॉलर के अंदर इस तरह से, तो कोई भी ममालिक के अंदर अगर आप डालते हैं पैसे, अगर मैं एक अमेरिकन शहरी होता या कोई जर्मन शहरी होता, तो उन ममालिक में ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान जैसे ममालिक, जितने भी पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, उन ममालिक के अंदर तो इसको एज ए ट्रेडिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो लोग इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं, 20 30 40 रुपये 50 रुपये जहाँ मिलते हैं वहाँ पे वो इनकैश करा लेते हैं। ये शेख साहब ने आपको एग्जांपल दिए ऊपर करेंसीज के हवाले से, करेंसीज में इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ठीक है, मैं थोड़ा इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन कर लूँ कि जब भी आप अपनी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप मुशर्रफ कह रहा पे 60 रुपये का डॉलर था, तो आपकी एंग्रो फर्टिलाइज़र या इसके आसपास ही आई हैं, या जरदारी दौर के स्टार्ट पे आई हैं, तो एट दैट टाइम मेरे ख्याल में कोई 80 रुपये का डॉलर था। अच्छा, उस टाइम पे एंग्रो फर्टिलाइज़र ने जब प्रोजेक्ट लगाया होगा तो उसकी एक कॉस्ट होगी, उस ज़माने में उस टाइम के हिसाब से 80 रुपये डॉलर के हिसाब से प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट हुई होगी। ड्यूटीज़ वगैरह भी डॉलर में उसकी पे की गई होंगी। जब लैंड एक्वायर किया गया होगा तो उस टाइम के हिसाब से उसकी एक कॉस्ट भी होगी। उसके हिसाब से वो आपकी इंडस्ट्री वहाँ से उसने चलना शुरू होगा, सारी इन्वेस्टमेंट आपकी उस एरा के अंदर होगी। आज की डेट में अगर आपने एग्जांपल अगेन एंग्रो फर्टिलाइज़र को रख लें, अगर आपने एंग्रो फर्टिलाइज़र को जैसी कंपनी ही दोबारा आपने लगानी है तो आपको कितना रेवेन्यू चाहिए, और उसके ऊपर क्या प्रॉफिटेबिलिटी की परसेंटेज आप रखते हैं। जब आप ये वाली चीज़ अप्लाई करेंगे वहाँ पे, कि आपको पता ही चलेगा कि आज वो एंग्रो फर्टिलाइज़र जिसकी मतलब 40 50 या 60 रुपये का जो शेयर था, और उसकी वर्थ के हिसाब से और उसकी ईपीएस के हिसाब से वो सारी चीज़ें बैलेंस थी, तो आज अगर उसका एक कंपटीटर मार्केट में आता है तो मे बी 4 टाइम या 5 टाइम ज़्यादा उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और अगर वो 4 या 5 टाइम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो रिटर्न क्या वो एग्रो फर्टिलाइज़र जितना लेके, तो क्या वो सर्वाइव कर सकेगा? बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकेगा। उससे तो ईपीएस ही वो बनेगी सारी 2 रुपये या 2.5 रुपये की ईपीएस बनेगी, और बिलियंस ऑफ रुपीज़ की वो इन्वेस्टमेंट होगी। तो जब आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं ना, फिर जब आप डॉलर को अकाउंट फॉर करते हैं, तो फिर आपके लिए बेहतर ये है कि फिर आप उस इंडस्ट्री के जिस टाइम पे उसकी एक इन्वेस्टमेंट हुई है उसका भी एक एनालिसिस करें। कि फॉर एग्जांपल अगर उस टाइम पे अगर 1 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट करके तो एग्रो फर्टिलाइज़र को खड़ा किया गया था, तो आज 2022 में जब डॉलर आपका 220 225 रुपये का है, तो आज अगर आपने एग्रो फर्टिलाइज़र को खड़ा करना है तो आपको 3 से 4 अरब रुपया चाहिए। और अगर 1 अरब रुपए की कंपनी जो है वो 12 13% के ऊपर रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो आज जब आप 4 अरब रुपए लगा के तो वैसे ही इंडस्ट्री लगाएंगे, तो वो 12% के हिसाब से
अगर एग्रो फर्टिलाइज़र का 12 रुपये बनता है फॉर एग्जांपल, तो उसका बनेगा कोई 48 रुपये, उसका रिटर्न आएगा, तो वो इक्विलेट करेगा एग्रो फर्टिलाइज़र को। इट मीन्स कि जो आपकी लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसको compete करने के लिए तो ये कोई आ ही नहीं सकता, ये तो रेस से बाहर निकल गई हैं। जैसे लकी की एग्जांपल है, अब लकी जिस एरिया के अंदर है आपका राइट नाउ अभी एज ऑन टुडे, वो सिर्फ डीएचए सिटी को ही अपनी जगह दे दे तो मेरे ख्याल से वो बिलियंस बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है सिर्फ उसको उस जगह के मिल जाएंगे। डीएचए सिटी के साथ बिल्कुल लिंक हुआ है लकी सीमेंट की सारी और अच्छा खासा लैंड है इनके पास। तो वो दोनों साइडें हैं आपकी। जब आप वो अगेन वारन बुफे वाली जो एग्जांपल है, वारन बुफे ये कहता है कि आप जब मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करें कि आप उसको ऑन करना चाह रहे हैं कंपनी को। तो जिस कंपनी को आप ऑन करना चाह रहे हैं, आपको पता है कि भाई उसकी तो जो बाकी सारी चीज़ें और सारा मॉडल है बिजनेस का, उसकी लैंड मशीनरी, और आज के टाइम पे जब उसके कंपटीटर ने आना है तो उसको तो 4 टाइम्स या 5 टाइम्स ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और फिर उसको मार्केट में अपना पोटेंशियल बनाना पड़ेगा, अपना एक ब्रांड बनाना पड़ेगा, इस्टेब्लिश करना पड़ेगा ब्रांड, फिर सेल्स वॉल्यूम लेने पड़ेंगे, फिर एक सारी की सारी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, फिर एक रिस्क फैक्टर उतना ज़्यादा उसका इंक्रीज़ हो चुका है, क्योंकि जब आप एग्जिस्टिंग प्लेयर की जगह पे आप आते हैं तो सारी बात है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टूल्स आपको यूज़ करने पड़ते हैं, या तो बेनिफिट्स देना पड़ता है, डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं, या क्रेडिट ज़्यादा देना पड़ता है। 2-3 टूल्स ये हैं पाकिस्तान में जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो उसके हिसाब से जब आप देखते हैं तो आपका वाइस वर्सा ये है कि आपको इस चीज़ के ऊपर आपको होना चाहिए कि आपकी जो कंपनीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ जो है, आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी तो आपको उतने दामों उतने परसेंट आपको सस्ती मिल रही है इस टाइम राइट नाउ शेयर्स, जो इनकी एक्चुअल जो प्राइस होनी चाहिए तो उससे नीचे। इसीलिए हमारी जो डिविडेंड यील्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा हायर साइड के ऊपर है, क्योंकि वो हमारा आज भी इन्वेस्टर जो है उसका उस हिसाब से वो ट्रस्ट ही नहीं है, उस हिसाब से उसके सेंटिमेंट्स पॉजिटिव ही नहीं है। तो वो इन्वेस्टमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो करता ही नहीं है। और सेकेंडली 2000 से लेके 2022 60 रुपये का डॉलर था अप्रॉक्सीमेटली मुशर्रफ के दौर में, और आज है 2022। तो आप बल्कि 2002 से 2022 ले लें तो मेरे ख्याल में 60 से 220 रुपये की क्वेश्चन बनेगी। तो दैट विल बी लेस देन 4 टाइम्स 4x। अच्छा, इसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी देख लें, उसके डिविडेंड के साथ उसको वो करके देख लें तो रिटर्न आपके पास ज़्यादा ही आ रहा होगा। प्राइस को भी मतलब 2002 की प्राइजेस ले लें इनकी, और आप उसके हिसाब से देख लें इनका डिविडेंड्स जो आपने लिए हैं वो देख लें, और अगर कुछ प्राइस गेन मिला है, कैपिटल गेन मिला है आज के डेट में तक, तो उसको अकाउंट फॉर कर लें, तो वो 4x से ऊपर की कहानी है आपकी, फिर भी आपकी 4x से ऊपर की कहानी होगी। बिल्कुल सही बात की आपने। आज की तारीख के अंदर अगर कोई मिलेट ट्रैक्टर का जैसे प्लांट लगाना चाहे, या कोई शुगर मिल लगाना चाहे आज की तारीख के अंदर, या आज की तारीख में कोई सीमेंट प्लांट लगाना चाहे, तो वो तो फिर हम आज के हिसाब से उसको कंसीडर करेंगे, ना कि हम उसको पिछले वाले के साथ कंसीडर करेंगे उसने वैसा रिटर्न दिया तो अब ये भी दे देगा। उसकी तो ये तो अब हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की तरफ जब हम आ गए, तो अब हम ये सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप की तरफ हम चले गए ना, कि अब हमने उसके अंदर देखना क्या क्या है। तो वो तो हम थोड़ी सी आगे बात करें। इनिशियल यानी कि अभी क्योंकि बिगनर की बात हो रही थी, तो उसमें मैंने बोला उसको पॉइंट आउट किया कि अगर आपने जब वहां पर इन्वेस्ट किया इन्वेस्टमेंट साइड की तरफ आप जाने के लिए, तो आपने इस तरीके से आप लोग इन्वेस्ट करते हैं और अपनी रकम को भी बाहर निकालते हैं और अपना ग्रोथ साइड पे भी चले जाते हैं। अब हम जब पीयर्स टू पीयर्स कंपेयर करने पर आते हैं, देन फिर सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप के ऊपर जारी बात है, चीजें डाइवर्सिफाई उनको भी देखना। बिल्कुल 4x की कहानी होगी अगर कोई इन्वेस्टमेंट साइड पे इसको किसी स्टॉक की तरफ वो करे, ना कि वो उसको एज अ टूल के तौर पे उसको ले डॉलर्स को। लेकिन आपने देखा होगा कि मोस्टली लेडीज हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो अनअवेयर हैं स्टॉक एक्सचेंज से या डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टूल से, वो यही चीजें पकड़ते हैं। वो जमीन पकड़ ली, गोल्ड पकड़ लिया, डॉलर पकड़ लिया, बस वो इन्हीं चीजों में रहते हैं, वो तो आगे नहीं जाते। वो तो उनके एक जहन में फिक्स है ना, वो स्टॉक मार्केट में तो पैसा लगाया तो पैसा डूब जाएगा, स्टॉक तो वो जुए का घर है स्टॉक में। वो तो ये वाली कम्युनिकेशन एक लोगों के अंदर प्रिवेल है, वो इन्हीं के ऊपर चलते हैं। तो वो बस तीन चीजों में जाते हैं, वो प्लॉट पकड़ लिया, ठीक है, सस्ता सा प्लॉट ले लो तो वो हो जाएगा, गोल्ड पकड़ लिया या डॉलर पकड़ लिया।